था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है। तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेट्स फाइंड आउट। 3D एनिमेशन की मदद से आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 335 मीटर की ऊंचाई पर था, तब उसमें ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और मून के सरफेस में जाके क्रैश लैंडिंग कर गया। उसके अलावा ये भी समझेंगे कि चंद्रयान 3 में इसरो ने ऐसे क्या क्या चेंजेस किए हैं कि इस बार पूरा भारत इतना कॉन्फिडेंट है कि चंद्रयान 3 इजीली सॉफ्ट लैंडिंग कर ही लेगा। देखो, ये मून का सरफेस है और ये चंद्रयान 2 का लैंडर है जिसका नाम है विक्रम। ये विक्रम लैंडर जो आज से 4 साल पहले मून के सरफेस पर क्रैश लैंडिंग कर गया था, वो इसरो के हिसाब से इस ट्रेजेक्टरी में जाना चाहिए था और काफी हद तक इसने उस एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी किया था। लेकिन एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि जो विक्रम लैंडर की ऑब्जर्व ट्रेजेक्टरी थी वो कुछ ऐसी निकल कर आई थी और ऑब्वियसली इन दिक्कतों की वजह से विक्रम लैंडर के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया और इसरो और करोड़ों देशवासियों ने जैसा सोच रखा था वैसा नहीं हुआ। आज से 4 साल पहले विक्रम लैंडर की लैंडिंग में जो दिक्कतें आई उनको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर ये ना समझें कि इसरो की विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की एग्जैक्ट प्लानिंग क्या थी। धरती से ही शुरू करते हैं। इंडिया में इस जगह लोकेटेड है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी इस जगह लोकेटेड है सतीश धवन स्पेस सेंटर। चंद्रयान 2 को इस सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया था और लॉन्च साइट कुछ ऐसी दिखती है। ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा सेटअप आप देख रहे हो, ये एक लॉन्च व्हीकल है। इस लॉन्च व्हीकल को LVM-3 बोला जाता है जिसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इतने बड़े बड़े पार्ट्स तो सारे के सारे बूस्टर्स हैं जो सिर्फ चंद्रयान को स्पेस में लेकर जाएंगे। काम की चीज तो इसमें बस यहाँ ऊपर रखी रहती है जिसको आप लोग चंद्रयान 2 के नाम से जानते हो। चंद्रयान को चांद तक ले जाने के लिए सबसे पहला कदम है कि इस LVM-3 को लॉन्च किया जाए। इस LVM-3 को लॉन्च करते ही ध्यान रखना है स्टार्टिंग में सिर्फ ये जो साइड वाले 2 बूस्टर्स हैं यही इग्नाइट होंगे और एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक ये ही लेकर जाएंगे। जैसे ही इनका काम पूरा हो जाएगा ये अपने आप को सेपरेट कर लेंगे और समुद्र में जाकर गिर जाएंगे या नीचे पहुंचते पहुंचते फ्रिक्शन से बर्न ऑफ हो जाएंगे। इनके सेपरेट होते ही ये मेन वाला L110 सेकंड स्टेज रॉकेट इग्नाइट हो जाएगा और अब आगे की जर्नी इसके भरोसे ही होगी। ये चंद्रयान को स्पेस में लेके जाएगा और कुछ समय बाद चंद्रयान की जो कवरिंग थी वो भी सेपरेट होकर गिर जाएगी। फिर ये जो सेकंड स्टेज वाला बूस्टर अभी तक सवारी करवा रहा था कुछ समय बाद ये भी हटके अलग हो जाएगा और अब जिम्मेदारी C-25 थर्ड स्टेज रॉकेट बूस्टर पर आ जाएगी। ये थर्ड स्टेज रॉकेट बूस्टर भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक चंद्रयान की हेल्प करेगा, उसके बाद ये भी अलग हो जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास सिर्फ काम की चीजें रह गई हैं। एक तो ये विक्रम लैंडर जो चांद के सरफेस पर लैंड करता अगर ये चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल होता तो, और दूसरा है ये ऑर्बिटर। खैर, लॉन्च व्हीकल के सारे पार्ट से सेपरेट होने के बाद अब बारी है ऑर्बिटर की। ऑर्बिटर अपने सैटेलाइट पैनल्स को ओपन करेगा और अर्थ के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर देगा। चंद्रयान 2 हो या चंद्रयान 3 हो, एक शब्द ऐसा है जो आपको बार बार सुनने को मिलेगा और वो शब्द है मैन्यूवर। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि चंद्रयान के ऑर्बिट में या लैंडर में जो ये रॉकेट थ्रस्टर्स लगे हुए हैं रोटेशन करने में इनकी हेल्प ली जाएगी और ये ऑर्बिटर उस पाथ पर रहने की कोशिश करेगा जो इसरो ने इसके सॉफ्टवेयर में फीड किया है। इस कॉन्सेप्ट को और ढंग से समझना है तो ऐसे समझो कि ये अर्थ है और ये मून है और LVM-3 के या रॉकेट बूस्टर्स के सारे पार्ट्स हटाने के बाद जो लैंडर और ऑर्बिटर यहाँ तक पहुंच चुका था वो अब कुछ ऐसा पाथ तय करेगा। ध्यान से देखो कि अर्थ के ऑर्बिट में घूम घूम कर कैसे चंद्रयान अर्थ से डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर मून के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। उसके बाद मून के चारों तरफ घूमता रहेगा और डिस्टेंस को कम करता रहेगा, तब तक गोल गोल घूमता रहेगा जब तक 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाता। चूंकि डिस्टेंस बराबर है इसलिए 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर का सर्कुलर ऑर्बिट होगा। तो जिस मैन्यूवर शब्द की हम बात कर रहे थे उसका मीनिंग यही है कि थ्रस्टर्स और सॉफ्टवेयर की मदद से ये ऑर्बिटर अपने आप को ऐसे पोजीशन करता रहेगा कि इसरो जिस रास्ते और जिस जगह इसको ले जाना चाहता है बस ये उस जगह सेफली पहुंच जाए। फिलहाल चंद्रयान 2 इस 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के ल्यूनर ऑर्बिट में है यानी चांद के ऑर्बिट में है और अभी फिलहाल इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये ऑर्बिटर और दूसरा है ये विक्रम लैंडर। फाइनली यहाँ से ऑर्बिटर और लैंडर एकदम अलग अलग चले जाएंगे। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ऑर्बिटर उसी ऑर्बिट में कंटिन्यू कर रहा है जिसमें था, लेकिन विक्रम लैंडर अब मून के सरफेस की तरफ बढ़ने लगा है। ऑर्बिटर इस ऑर्बिट में आने वाले 7.5 सालों तक चंद्रमा के चारों तरफ घूमता रहेगा और इसरो को बहुत काम का डेटा देता रहेगा। लेकिन विक्रम लैंडर अब मून के सरफेस की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। अब आगे आने वाली 2 मिनट्स में हमें पता चलेगा कि विक्रम लैंडर के साथ एग्जैक्टली क्या गड़बड़ हुई थी जो वो क्रैश लैंडिंग कर गया। और एक बार हम चंद्रयान 2 के फेलियर को समझ लें उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। देखो, ये आपके सामने मून के सरफेस पर वो लोकेशन है जहां चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लैंड करना चाहिए था। अगर इस लोकेशन से मैं 4 किलोमीटर दूर चला जाऊं तो इस एरिया को बोला जाता है फाइन ब्रेकिंग फेज। अगर मैं थोड़ा और दूर चला जाऊं तो 4 किलोमीटर से 8.3 किलोमीटर का जो ये एरिया होता है
है इसे बोला जाता है कैमरा कॉस्टिंग फेज। इसके अलावा 8.3 किलोमीटर से आगे का जो एरिया होता है जहां से विक्रम लैंडर मून के सरफेस को अप्रोच करना शुरू कर देता है उसको बोला जाता है रफ ब्रेकिंग फेज। अब आगे बढ़ के हम एक बार ये समझे कि गलत क्या हुआ, उससे पहले एक बार इस चीज पर नजर मार लेते हैं कि चंद्रयान 2 के साथ अगर कुछ गलत ना होता तो वो कौन सा रास्ता अपनाने वाला था। देखो, एक्सपेक्टेडली चंद्रयान 2 इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करने वाला था। रफ ब्रेकिंग फेज की स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसा होता, फिर रफ ब्रेकिंग फेज के एंड तक आते आते वो अपने आप को 55 डिग्रीज रोटेट करके थोड़ा सा सीधा हो जाता। फिर वो एंटर करता कैमरा कॉस्टिंग फेज में। इस फेज के दौरान जहां उसे लैंड करना है मून सरफेस के उस पोर्शन की फोटोज लेता और उनको एनालाइज करता। इस कैमरा कॉस्टिंग फेज के एंड होते होते ये अपने आप को थोड़ा सा और सीधा कर लेता और फाइन ब्रेकिंग फेज में एंटर कर जाता। और सबसे लास्ट में फाइन ब्रेकिंग फेज की एंडिंग आते आते ये अपने आप को वर्टिकल कर लेता, यानी एकदम सीधा कर लेता। इसके ये चारों बूस्टर्स बंद हो जाते और सेंटर वाला यानी 5वां बूस्टर चालू हो जाता जो अभी तक बंद पड़ा था। इसके बाद विक्रम लैंडर को स्लोली नीचे जाना था और अपनी सेफ लैंडिंग करवानी थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, तो अब समझते हैं गड़बड़ कहां हुई। देखो, जिस समय विक्रम लैंडर मून के अराउंड ऑर्बिट में मौजूद है उस समय उसकी 2 वेलोसिटीज होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरी होती है वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मीनिंग है ऑर्बिटिंग के डायरेक्शन में ही जो वेलोसिटी होती है, और वर्टिकल वेलोसिटी का मीनिंग है कि मून के सरफेस के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है। दूसरे शब्दों में वर्टिकल वेलोसिटी को आप ये भी मान सकते हो कि मून के सरफेस पर लैंड करते वक्त जो वेलोसिटी होती है। फाइनली आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब रफ ब्रेकिंग फेज में एंटर हुआ था तब सब कुछ सही था। ये रफ ब्रेकिंग फेज टोटल 10 मिनट 23 सेकंड का था। रफ ब्रेकिंग फेज की जब एंडिंग हुई, फॉर्चुनेटली वहां तक भी सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद शुरू होता है कैमरा कॉस्टिंग फेज। अब ये कैमरा कॉस्टिंग फेज लगभग 4.3 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 38 सेकंड में पूरा होना चाहिए था। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि विक्रम लैंडर जो क्रैश हुआ था वो इसी फेज की वजह से हुआ था। ध्यान से समझो कैसे। साइंटिफिक स्पेस टर्म्स में एक शब्द यूज होता है एटीट्यूड। इस शब्द का सिंपल सा मीनिंग है ओरिएंटेशन। विक्रम के एटीट्यूड का सिंपल सा मीनिंग है कि वो किस तरफ कितना झुका हुआ है और उसका ओरिएंटेशन उस इंस्टेंस पर कैसा है। अब कैमरा कॉस्टिंग फेज में होना ये था कि विक्रम लैंडर मून सरफेस के या अपनी लैंडिंग साइट के फोटोज खींचने वाला था। इसलिए इसरो ने विक्रम लैंडर के सॉफ्टवेयर में इस बात को बहुत अच्छे से हार्ड कोड किया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुझे अपना ओरिएंटेशन यानी कि एटीट्यूड चेंज नहीं होने देना है। इसका ऑब्वियस रीजन ये था कि कैमरा कॉस्टिंग फेज के दौरान विक्रम लैंडर पर लगे हुए कैमरास अपनी लैंडिंग साइट की बहुत सारी इमेजेस लेने वाले थे और ऑर्बिटर में लगा हुआ OHRC यानी ऑर्बिटल हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो डेटा विक्रम लैंडर के पास भेज रहा था उससे मैचिंग करवाने वाले थे। तो विक्रम लैंडर का एटीट्यूड हार्ड कोड करते वक्त इसरो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थ्रस्टर्स जितना चाहिए उससे ज्यादा बूस्ट कर जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली यही हुआ। इन शॉर्ट, इसरो जो अज्यूम करके चल रहा था थ्रस्टर्स ने उससे ज्यादा पावर जनरेट कर दी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि चंद्रयान 2 के लैंडर में 4 थ्रस्टर्स लगे हुए थे, उसमें से अगर एक उम्मीद से ज्यादा पावर बूस्ट करने लग गया तो उस पर ध्यान देने की बजाय सॉफ्टवेयर अपना 100% फोकस इस बात पर रखेगा कि एटीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंडर इस समय कैमरा कोस्टिंग फेज में है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए दूसरे बूस्टर्स को भी पावर अप करना पड़ेगा। एंड फॉलोइंग दिस, इसरो के अनुमान के हिसाब से विक्रम लैंडर की जो एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी थी उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। विक्रम लैंडर के कैमरा कॉस्टिंग फेज के एंड तक आते आते एरर्स इतने ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुके थे कि सब कुछ हमारे हाथ से बाहर जा चुका था। दूसरी लिमिटेशन विक्रम लैंडर की ये भी थी कि फाइन ब्रेकिंग फेज के स्टार्ट से एंडिंग के बीच में जो लैंडर एकदम सीधा हो जाना चाहिए था वो संभव नहीं था, क्योंकि इसरो ने दूसरी चीज जो हार्ड कोड कर रखी थी वो ये थी कि चाहे जो भी सिचुएशन हो लैंडर 10 डिग्रीज पर सेकंड के हिसाब से ही रोटेट करेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि फाइन ब्रेकिंग फेज का तो कोई भी हिस्सा विक्रम लैंडर अच्छे से पूरा कर ही नहीं पाया, और ऊपर से कैमरा कोस्टिंग फेज की एंडिंग आते आते इतने ज्यादा एरर्स एक्यूमुलेट हो चुके थे और स्पीड भी इतनी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी थी कि टाइम कम होने की वजह से विक्रम लैंडर तेजी से लैंडिंग साइट को अप्रोच करने लगा। और जिस समय विक्रम लैंडर की स्पीड सबसे कम होनी चाहिए थी उस समय लैंडिंग साइट को अप्रोच करने के लिए विक्रम लैंडर की स्पीड सबसे ज्यादा थी। तो सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद तो हम वैसे भी नहीं कर सकते थे। तो एट द एंड ये जो फाइनल एक्सपेक्टेड लैंडिंग साइट आप देख रहे हो, इससे 810 मीटर की दूरी पर विक्रम लैंडर क्रैश लैंडिंग कर गया और मून के साउथ पोल पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने का सपना ही रह गया। अब बात करते हैं कि इसरो ने चंद्रयान 3 में इस बार ऐसे क्या बदलाव किए हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी उम्मीद है। देखो, सबसे पहले तो चंद्रयान 2 के केस में चांद के सरफेस पर जो सेफ लैंडिंग जोन इसरो ने डिसाइड किया था वो 500 मीटर बाय 500 मीटर का था, लेकिन इस बार उस सेफ लैंडिंग जोन को बढ़ाकर इसरो ने 4.2 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के टाइम पर अगर कोई भी दिक्कत आए भी तो उसे तेजी से भागकर एक पर्टिकुलर लैंडिंग स्पॉट चूज करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी रेंज है तो वो कहीं भी सेफ जोन ढूंढ के लैंड कर सकता है। और जो लोग चंद्रयान 2 को एक फेलियर की नजर से देखते हैं उनको ये भी बता दूं कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने इसरो की हद से ज्यादा मदद की है।
चंद्रयान 3 के लिए इस लैंडिंग साइट को एक्सपेंड करने में। दूसरा सबसे बड़ा चेंज चंद्रयान 3 के केस में ये है कि जो फिक्स्ड रेंजेस लास्ट टाइम थी उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। इन शॉर्ट लैंडर के डिजाइन में इस तरीके से इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं कि अब कैमरा कॉस्टिंग फेज में चंद्रयान 3 के लैंडर को एटीट्यूड फिक्स रखने की जरूरत नहीं है। नीड के हिसाब से ओरिएंटेशन चेंज होता रहेगा। फिक्स्ड रेंजेस में अगर रिलैक्सेशन की बात चल ही रही है तो एट द सेम टाइम ये भी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो 10 डिग्रीज पर सेकंड के हिसाब से चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में रोटेशन की लिमिट सेट की गई थी, वो लिमिट अब बढ़ाकर 25 डिग्रीज पर सेकंड कर दी गई है। इनके अलावा हंड्रेड्स ऑफ चेंजेस किए गए हैं रोवर्स में, लैंडर्स में, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके, हार्डवेयर एंड डिवाइसेस अपग्रेड करके एक्सेट्रा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का मिशन तो कंप्लीटली सेम है ही। एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि चंद्रयान 2 में एलवीएम के पार्ट्स हटने के बाद लास्ट में जो मून के ऑर्बिट तक गए थे उनमें से एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। लेकिन इस बार बस ऑर्बिटर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑर्बिटर तो हम पहले से ही भेज चुके हैं और वो चांद के चारों तरफ चक्कर लगा भी रहा है और इसरो को काम का डेटा दे भी रहा है। अब विक्रम लैंडर अकेला तो मून के 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इसरो ने यूज किया है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के ऑर्बिट तक जाएगा और पिछली बार की तरह आगे का सफर विक्रम लैंडर को अकेले ही तय करना पड़ेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो स्टार्टिंग के 3 या 4 घंटे तक विक्रम लैंडर यूं ही खड़ा रहेगा और रोवर तब तक बाहर नहीं आएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद में विक्रम लैंडर अपनी हेल्थ चेक करेगा और उसके बाद खुद के पेलोड्स को डिप्लॉय करेगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA को डिप्लॉय करेगा एंड आफ्टर प्री डिफाइंड चेक्स विक्रम लैंडर के इस तरीके से फ्लैप्स ओपन होंगे और रोवर मून के सरफेस पर लैंड कर जाएगा। सक्सेसफुली चांद की मिट्टी को स्टडी करेगा, चांद पर वाटर आइस की खोज करेगा एक्सेट्रा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि रोवर की लाइफ सिर्फ 14 दिन की है, वो इसलिए क्योंकि ये सोलर पावर्ड है। इसका मतलब जब तक चांद पर दिन रहेगा तब तक ही ये रोवर स्टडी कर पाएगा, उसके बाद नहीं। और ये तो हम सबको पता ही है कि अर्थ पर 14 दिन चांद के 1 दिन के बराबर होता है। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके ध्यान से समझो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं।